हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। डू एज डायरेक्टेड बच्चों एक बार फिर से लेकर आ गया हूं और पूरा समझाऊंगा, जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोगों से अनुरोध है कि इसके पहले भी हमने जो वीडियोस दिया है उसे देख लेना। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है ही इज टू ओल्ड टू स्विम। आपको क्या करना है, इसमें सो दैट का प्रयोग करना है। सो दैट का प्रयोग करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे बच्चों। देखिए, सबसे पहले आप देखो ही है तो ही लगा दो, इज है तो इज लगा दो। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, जो टू है ना, टू की जगह लगाना है सो। क्या लगाना है? सो। ही इज सो ओल्ड। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर इस टू की जगह लगा दो दैट। क्या लगा दो बच्चों? दैट। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि ही इज सो ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा है, कि इतना बूढ़ा है कि वो नहीं चल सकता। फिर यहाँ पे तैरना है ही स्विम, तो नहीं तैर सकता मतलब क्या हो जाएगा? ही कैन नॉट, ही कैन नॉट स्विम। ठीक है, तो कैन नॉट जोड़ देना है, बस ये हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया है ना, ही इज सो ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा है, इतना बूढ़ा है कि ही कैन नॉट स्विम। तो आपको ही कैन नॉट जोड़ा, ही आपका सब्जेक्ट ही हो गया, कैन नॉट जोड़ करके ऑब्जेक्ट लिख देना है बस। मतलब कुल मिलाकर के एक अलग से यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा। ओके, बन जाना चाहिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा बच्चों, आपसे बनना चाहिए। टू और टू की जगह सो दैट का प्रयोग करना है, तो ऐसे आपको कर देना है। यहां पे दूसरा सेंटेंस है, सीता इज वेजिटेबल विथ ए नाइफ। सीता कट वेजिटेबल विथ ए नाइफ, मतलब सीता जो है सब्जी काट रही है, किससे? चाकू से। इसका आपको बनाना बच्चों इंट्रोगेटिव। बनाओ जरा। ये आपका किस टेंस का वाक्य है? तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है बच्चों। किसका है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का यदि हेल्पिंग वर्ब आपसे कोई, क्योंकि आपको यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक में बनाना है, तो जब भी ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव में पहुंचते हैं तो डू डज लगता है। तो सीता के साथ डज लग जाएगा। ठीक है ना? तो भाई सीता आप पहले लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव बनाते हो तो पहले डज लगाना पड़ेगा। क्या? डज। फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट सीता। फिर आपका वर्ब हो जाएगा, ये आपका कट। फिर वही हो जाएगा वेजिटेबल। ठीक है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। विथ ए नाइफ। ठीक है, ये हो गया क्लियर। फिर से इसको समझो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डू डज लगता है, बट कब? जब आपका निगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। अब यदि एक वचन करता है वहां पे डज लगेगा, यदि बहुवचन करता आता तो वहां पे हम डू लगाते। इसलिए डज सीता कट वेजिटेबल विथ ए नाइफ, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो यदि आपका इसका निगेटिव पूछा जाता बच्चों, यदि आपसे कह देता है इसका निगेटिव बनाओ, निगेटिव, तो निगेटिव हो जाता सीता डज नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो सीता डज फिर नॉट फिर कट वेजिटेबल विथ ए नाइफ। तो निगेटिव में भी बदलना सीखो और इंट्रोगेटिव में। इसलिए तो मैं कहता हूं भले दो चार ही क्वेश्चन करो, लेकिन जो समझाता हूं उसको आप समझते चलो। अगला सेंटेंस दिया है बच्चों, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। यदि आपसे एज लॉन्ग एज का प्रयोग नहीं बन रहा है तो आज आप सीख ही जाओगे, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू मे यूज माई अम्ब्रेला। ठीक है, तुम मेरा जो छाता है यूज कर सकते हो। यू आर हेयर, जब तुम यहां होंगी। अब यहां पर बच्चों एक चीज आपको पहले समझना है कि जब इसका आंसर लिखना है तो आप पहले एज लॉन्ग एज लिख दो। एज लॉन्ग एज लिख दिए। अब इस दो सेंटेंस को जोड़ना है, तो पहले कौन सा सेंटेंस लिखना है? पहले उस सेंटेंस को लिखना है बच्चों जो पहले काम हो। ठीक है, जैसे आप पहचानोगे कैसे? आप इसका शाब्दिक अर्थ समझना। यू मे यूज माई अम्ब्रेला, तुम मेरा छाता तो यूज कर सकते हो। यू आर हेयर, जब यहां होगी, तो पहले कौन आएगा? भाई जब वो आएगा तभी तो आप छाता यूज करेगा। कहने का तात्पर्य पहला सेंटेंस ये कहलाएगा। भाई वो दूर रहेगा तो छाता कैसे यूज करेगा? पहले यू आर हेयर, यदि आप तुम यहां होगे तो आप मेरा छाता यूज कर सकते हो। सही है कि नहीं? तो पहले आप इसको लिख दो। लिख दो बच्चों, यू आर हेयर। कोई परेशानी नहीं, कोई चेंजेस नहीं। यू आर हेयर, HARE हेयर, ये ई है बच्चों। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा हेयर। यहां पे थोड़ा सा कामा लगा देना। फिर यहां पर देखो, यू मे यूज माई अम्ब्रेला, तो फिर आपको सीधा इसी को उतार देना है, यू मे। ठीक है, और यू मे
यूज माई अम्ब्रेला। यदि आप कामा नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। फिर से समझना, जब भी हमें एज लॉन्ग एज का प्रयोग करना है तो इस दो सेंटेंस में पहले यह पता करना है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, यानी हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे। तो यहां पर आपको क्लियर है कि आप कह रहे हो कि तुम मेरा छाता यूज कर सकते हो, ठीक, लेकिन यू आर हेयर, यदि जब तुम यहां होगे तो मेरा छाता यूज कर सकते हो। भाई जब तक आप यहां होगे तो छाता यूज कर सकते हो, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि एज जब तक आप यहां हो, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक तब तक, ठीक है। तो जब तक आप यहां होगे, यू आर हेयर, यहां रहोगे, तो पहले कौन सा सेंटेंस होगा, यू आर हेयर, पहले आओगे, जब हमारे घर आओगे तभी तो हमारा छाता यूज करोगे, नहीं तो फिर आप छाता कैसे यूज कर पाओगे। चलो इसको भी देख लो थोड़ा सा, सेम एज लॉन्ग एज का ही मैं दूसरा एग्जांपल लेकर आया हूं ताकि आपको समझा सकूं। देखो बच्चों, पहले आप दोनों में से आप स्टार्टिंग लिखते समय एज लॉन्ग एज लिख देंगे, कोई परेशानी नहीं, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब आपको यह समस्या आ रही है कि किस वाक्य को पहले लिखें, तो दोनों का अर्थ निकालो। यू शुड नॉट गिव अप स्टूडियोज, है ना, स्टडीज, यू शुड नॉट गिव अप स्टडीज, यू गेट स्कॉलरशिप। इसका अर्थ ये निकला बच्चों कि यू शुड नॉट गिव अप स्टडीज, आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, यू गेट स्कॉलरशिप, क्योंकि आपको क्या मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है। पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, स्कॉलरशिप मिलती है। तो कोई व्यक्ति पढ़ाई कब नहीं छोड़ेगा, जब उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। यदि स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो पढ़ाई छोड़ देगा, तो पहले तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है, तब वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। तो भाई साहब आप लिखोगे पहले स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, कंडीशन यहां पर क्या है ना, पहले आपको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, तो यू गेट स्कॉलरशिप, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका यू शुड नॉट गिव अप स्टडीज। सिंपल है ना, एज लॉन्ग एज का प्रयोग आएगा, बन जाएगा। मैं यहां पे टाइम पास करने नहीं आया बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूं जो कि आपके बुक्स में होगा, चाहे मैं जहां से भी ढूंढ के लाऊं, लेकिन आंसर आपको प्रोवाइड करता हूं, आपको भटकना ना पड़े। इस सेंटेंस को बनाइए, दिस पेन बिलोंग्स, मतलब यह पेन किसके ओर जा रहा भैया, राकेश का है, राकेश के ऊपर, है ना, मतलब ये पेन किस पर बिलोंग कर रहा है, राकेश पर, मतलब राकेश का पेन है। तो भाई साहब इसमें क्वेश्चन बनाना है और यूज करके होम का। तो जब भी बच्चों WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना हो तो WH वर्ड पहले लिखते हैं, तो होम हो गया, और फिर इसके बाद आपका लगता है हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपका दिस पेन बिलोंग्स टू राकेश, तो ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है, किसका बच्चों, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिस पेन एक पेन है तो उसके लिए डज लगेगा, ऐसा क्यों, दिस पेन मतलब एक पेन है इसलिए। अब आपको पता है कि हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसका आंसर नहीं रहना चाहिए सेंटेंस में, क्योंकि क्वेश्चन बना रहे हैं। हुम मतलब कौन, तो भैया ये राकेश जो है, हुम का उत्तर राकेश, राकेश को हटाना पड़ेगा। तो हुम डज दिस पेन बिलोंग्स टू। अब कहोगे सर ये आप राकेश क्यों हटा दिए, क्योंकि जो होम शब्द है, होम WHO होम, तो इसका उत्तर राकेश है। तो जब इसमें उत्तर भी लिख दोगे तो फिर आपका क्वेश्चन कहलाएगा कैसे, तो सेंटेंस को क्वेश्चन में बदलना है ना, इसलिए हमको राकेश को हटाना पड़ा। अगला प्रश्न बच्चों सबकी हिम्मत की बात नहीं है, इसमें चेंज द नरेशन, मतलब आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सबसे पहले देखो कि सुरेश सेड टू हिम वाइफ। अब ये बच्चों सबसे पहले तो आपने पढ़ा कि भाई साहब कि ये जो हमारा सेंटेंस है, डिड यू गिव पॉकेट मनी टू योर सन, आप अपने पुत्र को पॉकेट मनी दे सकते हो, यहां पे ऐसा बोला गया है। तो प्रश्न पूछा गया है, और जब भी प्रश्न पूछा जाए तो दोनों सेंटेंस के बीच में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा सुरेश, क्या लिखूंगा, सुरेश, ठीक है। सबसे पहली बात बच्चों यहां पर आपका जैसे सेड है, सेड जैसे से होता है तो से के जगह हम आस्क का प्रयोग करते हैं, जब इनडायरेक्ट स्पीच में आस्क का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऑलरेडी ये पास्ट का बता रहा है, सेड टू पास्ट का, तो आस्क का आस्क्ड हो जाएगा, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आस्क्ड हो गया, किसके लिए, हिज वाइफ, तो हिज वाइफ।
अब हमने ये कहा कि ये क्वेश्चन है इसलिए इफ या वेदर का प्रयोग करना है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट हम तुमको नहीं कह सकते कि सुरेश के द्वारा पत्नी को कहा गया कि वह पॉकेट दे दे अपने ही पुत्र को, है ना। मतलब सी, अब यहां पर देखना, डिड यू गिव, डिड लगा है मतलब पास्ट इंडेफिनिट में जब ये आपका प्रश्नवाचक हटेगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। सी गेव पॉकेट, सी गेव पॉकेट मनी टू, अब योर नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट में योर का हीज हो जाएगा क्योंकि यहां पे पत्नी सी का होता है हीज, ठीक है। सॉरी, योर मतलब आपके ही पुत्र को, मतलब ये अपने लिए बोला है, मतलब सुरेश के लिए, सुरेश एक पुलिंग है, पुलिंग के लिए हीज होता है, सी का हो जाता तो हर होता, हिज सन। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। ऐसे सेंटेंस सबके बस की बात नहीं होती, सब लोग नहीं कर सकते। दूसरा है सेम पोजीशन है, इसको बनाओ। तो जैसे शुभम सेड टू सौम्या, सेड टू के जगह आस्क्ड हो जाएगा शुभम, यहां पर HAM बना लेना, ASKED आस्क्ड, किससे बोला, सौम्या। और फिर हमने कहा प्रश्नवाचक है तो दोनों के बीच इफ या वेदर का प्रयोग करें। तो कैन यू कुक, तो आपको बताया सौम्य क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग है ना, तो इसके जगह आप यहां पे यू का प्रयोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट में आपका सौम्य का हो जाएगा सी, ठीक है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म कैन का कुड, फिर कुक हो जाएगा। ये हो गया आंसर। इसके बाद अगला है स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, तैरना बहुत ही बढ़िया आपका एक्सरसाइज है। इसमें आपको पिक करना है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये आपका स्विमिंग तो ही वर्ब दिख रहा है पहले, तो आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं, कोई भी बच्चे इसको बता सकता है स्विमिंग। तो आंसर बताना है SWIMMING, दिस इज ए आंसर। अगला आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। एक बच्चे ने बोला था कि सर क्वेश्चन टैग में आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया था, वो गलत है, पूरा वाक्य को लिखना है। हाँ, वाक्य को लिखना है तो मैं लिख दूंगा, मैं तो आपको समझाने के लिए करा था, है ना। कम लेट ये मैंने कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन टैग बनाना है तो ये आप पहले पता करो कि इस किस टेंस का वाक्य है। यू ऑलवेज कम लेट, तुम हमेशा लेट आते हो। तो ऑलवेज एस या एस लगे या ना लगे, कम लेट बच्चों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का लग रहा है, और यू के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगेगा, डू लगेगा। तो डू नॉट का डू नॉट, फिर यहां पर यू है तो यू का ये यू लगा दो, बस यही आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में कुछ नहीं है, पता करो किस टेंस का वाक्य है। जब टेंस पता हो जाए तो फिर उसका आप हेल्पिंग वर्ब पता करो, उसके साथ नॉट जोड़ करके सब्जेक्ट लिख दो, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चीजें क्लियर है ना भाई। एक एक वाक्य को संयोजित करके आपको प्रोवाइड करना, आपके लिए मेहनत करना, बस आप लोगों का छोटा सा रिस्पॉन्स होना चाहिए। लाइक करके शेयर जरूर किया करिए। एक आपको मैंने यहां पे सेंटेंस दिया है, मैरी राइट्स ए लेटर, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है। प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लिखो भाई, ये मैरी है तो मैरी, ठीक है। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई बात नहीं है। मैरी आपका मतलब एक क्या है बच्चों, एक वचन करता है, सही है कि नहीं। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में बच्चों आपका लगता है, क्या लगता है बताओ। तो यहां पर मैं बता देता हूं, हैज और हैव का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है, और यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता तो इज एम आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगता है। तो इसके साथ हैज का प्रयोग हो जाएगा, सही है, हैज। फिर जब भी हम परफेक्ट में चलते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, चाहे पास्ट परफेक्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, तीनों में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। WRITTEN, रिटन, और फिर बच्चों ए लेटर तो ए लेटर, है ना। यहां पे ये नहीं पूछा गया कि निगेटिव में बदलो, इंट्रोगेटिव में बदलो। तो इस तरीके से डू एज डायरेक्टेड, जैसे आप एज लॉन्ग एज, इसका प्रयोग तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। कभी नहीं भूलना चाहिए, और फिर इतने में भी भूलेगा तो फिर आपसे कभी बनेगा भी नहीं।
और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। निरंतर आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोज लाता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।